गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम। आपकी वॉइस आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। सभी को वॉइस आ रही है? यस मैम। यस मैम। नो मैम, आवाज अटक रही है। आ रही है? यस नो मैम, मैम। आपकी वॉइस आ रही है। अब आ रही है? ठीक है। अब आप लोग, अब मुझे भी वॉइस आ रही है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम हो गया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आप लोग रिप्लाई करिए, मेरा वॉइस आ रहा है या नहीं? मुझे आप लोगों का वॉइस नहीं आ रहा है। मैम यस मैम, वॉइस आ रहा है आपका। यस मैम।
है। अब आ रही है ना वॉइस? यस मैम। यस मैम। ओके, अभी मुझे आप लोग का वॉइस नहीं आ रहा था। ठीक है, मुझे नेटवर्क बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यस मैम। ठीक है, चलिए हम लोग रिविजन क्लासेस देख रहे थे, तो रिविजन क्लास में आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या डाउट है, क्या पूछना है। मैम संस्कृत में कोई निबंध या पत्र आएगा क्या? हाँ बेटा, बताया तो था कि आप लोगों को क्या निबंध और क्या पत्र आने वाला है। ओके, आप लोगों को मैंने रिवीजन क्वेश्चंस दिए थे, याद है? नो मैम, मैम एक बार और सेंड कर दीजिए ना। नो मैम नहीं आया। आप लोगों ने प्रोवाइड किया था ग्रामर से रिलेटेड कि आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं रिवीजन के, उसको मैं आप लोग को एक बार और सेंड कर दूंगी। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम निबंध और पत्र आएगा क्या? हाँ निबंध और पत्र बेटा, निबंध और पत्र दोनों आएगा आएंगे। मैम। आप लोगों को मैंने बताया है, लिखवाया भी है, तो निबंध और पत्र तो दोनों आएंगे, आप लोगों को याद करना है। ठीक है, निबंध आप लोग को मैंने दिया है। यस मैम। धेनु उद्यानम और एक शायद ग्रहम या पाठशाला में से कुछ दिया था, ये 3 आप अच्छे से याद कर लेंगे। और पत्र में मैंने आप लोगों को 3 दिन का अवकाश का पत्र और पिताजी को पत्र, ये 2 पत्र दिए थे, तो ये 2 पत्र आप लोगों को लिखना है, याद करना है। ओके यस मैम। ग्रुप पे भी सेंड। अच्छा, मैम एक बार आप और व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ बेटा, मैम आप एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर देंगे क्या निबंध और पत्र वगैरह जो आप बोल रहे हो? हाँ मैम पत्र वगैरह मेरे पास पर आप भेज दीजिएगा, नाम कौन से आएगा करके। हाँ मैं सेंड कर दूंगी, मैंने इसके पहले भी आप लोग को सेंड किया था, लेकिन अभी आप लोग बोल रहे हो तो मैं आपको रीसेंड कर दूंगी। ओके ओके मैम, जी मैम। मैम और सारे रिवीजन क्वेश्चन सेंड होंगे ना? बेटा रिवीजन क्वेश्चन में देखिए, रिवीजन क्वेश्चन में आपको क्या हो सकता है, क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बता दिए गए हैं, सभी चीजें पढ़ाई गई है, क्वेश्चन आंसर भी पढ़ा दिए गए हैं, संस्कृत में अनुवाद कीजिए पढ़ाया गया है, डिफिकल्ट वर्ड शब्दार्थ सभी चीजें तो आपको समझाई गई। कोई भी ऐसा चीज है, ऐसा कोई भी चैप्टर है जिसमें आपको मैंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया हो, ऐसा कोई चैप्टर है क्या? नो मैम नहीं है मैम, सबने बताया हो। संस्कृत में मैंने आप लोगों को हर एक चैप्टर पढ़ाया है, और 2 टाइम्स रिवीजन में इसके पहले हो चुका है। जब मैंने चैप्टर 1 to 10 पढ़ाया था, उसके बाद भी मैंने रिवीजन कर लिया था, है ना? तो रिवीजन में मैंने सब कुछ करवाया था। यस मैम। संस्कृत में ऐसा है, यदि आपको चैप्टर पूरी तरह से क्लियर है कि चैप्टर में क्या है, क्या पढ़ाया गया है, तो क्वेश्चन आंसर बहुत इजीली आप लोगों को याद हो जाते हैं। और आपके जो सिलेबस में जो क्वेश्चन आंसर है, मोस्टली सिर्फ 1 या 2 वर्ड्स के हैं। यस मैम। यस मैम। संस्कृत में कोई भी आंसर 2 वर्ड से ज्यादा का नहीं है क्या कोई आंसर? तो मैम संधि हाँ बेटा, संधि विच्छेद वगैरह ये सब ग्रामर क्वेश्चन में आता है, ये आ सकता है बिल्कुल, आपको संधि विच्छेद करना सिखाया है, और समास वगैरह भी आपको मैंने पूरी तरह समझाया है कि कैसे कैसे समास बनते हैं, एज एग्जाम्पल के थ्रू भी आप लोग को मैंने पढ़ाया है। पढ़ाया है, पूरी क्लास ली थी उसकी, यस मैम। यस मैम। है ना? और आप लोगों को ये भी बताया गया, जो भी श्लोक वाले जैसे पार्ट हैं, अभी जो मैंने सिलेबस दिया उस सिलेबस में शायद आपको कितना 12 चैप्टर तक बोला है क्या? हाँ, आप लोगों को 8th में संस्कृत का सिलेबस मिला होगा ना? यस मैम 1 to 12। 1 to 12 बोला है ना? हाँ, तो 1 to 12 में आप लोगों को मैंने जितनी भी चीजें पढ़ाई, इसमें कहीं भी श्लोक है क्या 1 to 12 चैप्टर के बीच में? श्लोक वाला कोई पार्ट है? यस मैम। है ना श्लोक वाला पार्ट? तो उस पार्ट से रिलेटेड आपको श्लोक याद करना ही करना है। जैसे आपका पार्ट 4 शुभारती है ना? यस मैम। यस मैम।
तो पाठ 4 सुभाषित आने से आपको क्या करना है, कम से कम 2 श्लोक तो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। हाँ, इस पाठ से यदि कोई भी श्लोक आता है जिसका आपको अर्थ लिखना है वो तो अलग है, वो तो उसके लिए तो आपको पूरे श्लोक पता होना चाहिए, लेकिन कोई भी 2 श्लोक कंठस्थ आपको याद होने चाहिए। मतलब उसको बोलना और उसको लिखना दोनों अच्छे से आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो हमेशा आता है। ठीक है मैम। तो 2 श्लोक उसमें लिखना पड़ेगा ना, तो श्लोक याद करेंगे। हाँ, क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि सुभाषितानी पाठ से आपके याद किए हुए कोई 2 श्लोक लिखे जो उस प्रश्न पत्र में ना आए। मतलब क्वेश्चन पेपर में जो श्लोक नहीं आया होगा वही श्लोक आप लिख सकते हो। ठीक है मैम हाँ, मैम जो आप चैप्टर के अनुवाद लिखवाते हो वो सब है क्या? नहीं वो सब आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि उस पाठ में क्या पढ़ाया गया, उस पाठ की कहानी क्या है वो आपको पता होना चाहिए, तो उससे क्वेश्चन आंसर याद करने में आपको दिक्कत नहीं होती है। ऐसे आपको जब तक कि उस पाठ में क्या पढ़ाया है यही नहीं जानते। जैसे चतुर्वादन पाठ है, चतुर्वादन पाठ में उस पाठ की कहानी क्या थी आपको नहीं मालूम रहेगा, तो कैसे मालूम चलेगा कि उस वानर और मगरमच्छ के बीच में क्या मित्रता थी और कैसे उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, ये मालूम हो सकता है क्या? हाँ, तो पाठ 12 जो है महर्षि दधीची वाला पाठ है। उस पाठ 12 में आपको बताया गया महर्षि दधीची ने किस तरह से अपने प्राणों की आहुति देकर के उसकी जो अस्थियां थी उससे वो वज्र बनाया गया था, जिससे इंद्र ने क्या किया था, वृत्रासुर का वध किया था। तो ये जब तक आपको ये सब चीजें नहीं मालूम होगी तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है यस यस मैम। हाँ, और कोई चीज जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है? मैम शब्दार्थ। शब्दार्थ तो बेटा आपको याद करने पड़ेंगे। ओके मैम। ठीक है, जी। क्योंकि शब्दार्थ को तो हम टिक मार्क नहीं करवा सकते क्योंकि बहुत सारे शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ को देखो, शब्दार्थ आपको याद करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आने वाले 9th और 10th में भी आपको संस्कृत पढ़ना है, तो किस वर्ड का क्या अर्थ होता है ये आपको ही पता होना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। जैसे मैम को भी विभक्ति होता है, एक वचन, बहुवचन, संस्कृति का वो सब याद करना है क्या मैम? धातु, लट, लकार। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारा आपका ग्रामर पोर्शन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और मैम आपको वो जैसे धातु रूप भी आएंगे और शब्द रूप भी आएंगे। ग्रामर में भी पूरा याद करना है ना अच्छे से। हाँ, धातु रूप और शब्द रूप आएगा बिल्कुल। धातु रूप भी आपको दिया जाएगा, 1 या 2 धातु रूप दिए जाते हैं, लट लकार, लुट लकार, लंग लकार, आपको 3 चीजें पढ़ाई गई है, उनसे रिलेटेड कोई भी लिखने के लिए आ सकता है। शब्द रूप में भी आपको बहुत सारे शब्द रूप लिखाए गए हैं, उनमें से मैं बता दूंगी किस शब्द रूप पर को आपको अच्छे से पढ़ना है। 3 से 4 शब्द रूप दूंगी, उनको आप अच्छे से याद करोगे। जी मैम। यस मैम। हाँ, और कोई डाउट हो तो पूछो। वीडियो ऑफ करो। जपजोत कौर, रिया सा, वीडियो ऑफ कर दीजिए। मैम मेरा वीडियो ऑफ है। ठीक है, तो माइक भी ऑफ करिए, जब कुछ पूछना है तभी माइक ऑन करें। ठीक है, और Okay, कुछ ma'am. पूछना है? और कुछ पूछना है किसी कहानी, मतलब कोई भी पार्ट है जिसका आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि इस पार्ट का अनुवाद क्या है, वो चीजें मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सुभाषित आने वाले पार्ट के सारे श्लोक के अर्थ आप लोगों को अच्छे से मालूम है या नहीं? 1 to 12 बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं होता है, इसके पहले भी हम लोग जो एग्जाम दिए उसमें आधे से ज्यादा चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे और उनका एग्जाम दे चुके हैं। ठीक है यस मैम। हाँ, तो उसके बाद आपके कितना है, मतलब 8 चैप्टर्स आपके बाकी हैं जिनका एग्जाम आपने अभी नहीं दिया है, जो आपके एनुअल में आएंगे। ठीक है, यस मैम। यस मैम। और कुछ आपको जो पूछना हो बताइए। मैम हाँ बोलिए। मैम हाफ ईयरली में अभी 1 से 12 आ रहा है, तो फाइनल में 12 से आएगा ना, 1 से नहीं आएगा ना डायरेक्ट? हाँ, मे बी आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे उसमें चैप्टर 13 to 20 आएगा फिर। यस मैम। ठीक है, मैम मैं मुझे भी बोल ऐसा रही हूँ लगा कि ना पॉसिबिलिटीज नहीं है। फाइनल में चैप्टर 1 से आएगा पूरा। हाँ बेटा,
मैम मुझे लगा कि ना चैप्टर 1 से आएगा कोई एक बोलो, पूरा कोई 19 कोई तक। एक बोलो। दो दो व्यक्ति बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कोई एक बोलिए। एक बोल रहा है तो दूसरा मैम माइक मुझे ऑफ कर लगा दो। हाँ, कि ना चैप्टर 1 से आएगा पूरा फाइनल एग्जाम में संस्कृत में, ऐसा लगा इसीलिए पूछा। नहीं, फाइनल एग्जाम में क्या होगा वो तो जब सिलेबस आएगा तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके मैम। अभी हाफ ईयरली के बेस पर आप लोग तैयारी कीजिए। ओके। यस मैम। यस हाँ, मैम। और कुछ पूछना हो तो बताइए। मैम 10th चैप्टर में जो राष्ट्रीय संचय है हाँ, मैम उसका ना बोलो। मैम उसका अनुवाद समझ उसका अनुवाद समझ में नहीं आया राष्ट्रीय संचय का। ओके, मैं मतलब राष्ट्रीय संचय उस पार्ट में क्या कहानी बताई गई है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, मैम हाँ, कि राष्ट्रीय संचय पार्ट में आखिर बताया क्या गया था। ठीक, मैम आप भेजने के लिए हाँ वो आप बोलो, अभी क्या बोल रहे हो? मैम आप जो भी बोल रही एग्जाम कितने मार्क्स का होगा? अभी जो एग्जाम हो रहा है वो अभी जो एग्जाम हो रहा है वो 50 मार्क्स का होगा आपका। यस मैम। ठीक है, मैम हाँ मैम जो आप बोले हो भेजने के लिए वो आप अभी भेजोगे क्या? हाँ, मैं क्लास ओवर करने के बाद भेजूंगी। अभी जूम पे क्लास जब खत्म करूंगी उसके बाद सेंड करूंगी। ठीक है, मैम ओके मैम। चलो अभी हम देखिए। हाँ बोलिए। मैम ओरल भी लिया जाएगा? नहीं नहीं, ओरल नहीं है, आप लोग का रिटर्न एग्जाम में होगा। ओके मैम। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को राष्ट्रीय संचय जो पार्ट है आपका 10वां पार्ट है उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि उसमें क्या बताया गया था। ठीक है, इसमें मतलब बता रहे हैं ख्याति मतलब बताया, हे गुरु इस वृक्ष पर क्या लटक रहा है। मतलब यहाँ पर एक ख्याति है जो वो क्या बोल रहा है, गुरु से बोल रहा है कि इस वृक्ष पर क्या लटक रहा है। तब शिक्षक उसको बोलते हैं, हे ख्याति क्या तुम इसे नहीं जानती, यह मधुमक्खी का छत्ता है। ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता सबने देखा है। यस मैम। यस मैम। अब वहां पर एक स्टूडेंट है जिसका नाम है प्रत्युष। वो पूछता है यह मधुमक्खियों का छाता कैसे बनता है, मतलब मधुमक्खी इस छाते को कैसे बनाती है। तब शिक्षक जो है वो प्रत्युष को जवाब देते हैं कि मधुमक्खियां क्या करती है, धीरे धीरे फूलों के रसों को लाकर वहां पर एकत्रित करते जाती है। यदि कोई भी मधु लेने आता है तो मधुमक्खियां उसे काट लेती है। मधुमक्खियां क्या करती है, फूलों के ऊपर जाकर बैठती है और उनकी जो मतलब नाक रहती है, सूंड जैसी रहती है, वो क्या करती है, फूलों के रस को उससे खींच लेती है और उसके बाद उस मधुमक्खी के छत्ते में जाकर उस रस को एकत्रित करके रख लेती है। और कोई भी मैम व्यक्ति जो रस को चुराने आता है तब वो क्या करती है, उस व्यक्ति को काट लेती है। हाँ बोलो। आगे देखिए, आगे इसमें बताया गया है कि शिवा करके जो है वो बोल रहा है, हे गुरु धीरे धीरे पुष्पों के रस से इतना बड़ा मधुमक्खी का छाता कैसे बन जाता है। तब शिक्षक बोलते हैं कि क्या शिवा तुमको नहीं मालूम, यह प्रसिद्ध है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। सब जानते हैं कि बूंद बूंद करके यदि हम देखें तो एक घड़ा भी भर जाता है। तो मधुमक्खियां क्या करती है, धीरे धीरे करके सब रसों को, बहुत सारी मधुमक्खियां होती है, कोई एक मधुमक्खी नहीं होती है जो उस छत्ते का निर्माण करती है। बहुत सारी मधुमक्खियां क्या करती है, धीरे धीरे उन रसों को क्या करती है, लेते जाती है और फूलों से रस को खींचती है और जाके उस छत्ते में जाकर जमा करती जाती है। तो धीरे धीरे करके वो बहुत बड़ा छत्ता बन जाता है और जिसमें बहुत सारा मधु या शहद जो है इकट्ठा होता है। श्यामा, हाँ मालूम है, मैंने भी 1-1 रुपया जमा करके 100 रुपए जमा किए। ठीक है, जैसे आपके पास एक गुल्लक होती है, गुल्लक को बोलो एक दिन में भर दो तो वो नहीं भराती है, लेकिन यदि आपको कोई भी पैसा देता है उस पैसों को यदि आप धीरे धीरे करके उस गुल्लक में डालते जाओ तो एक समय ऐसा जरूर आएगा जब वो गुल्लक पूरी तरह से भर जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पर बोला गया कि 1-1 रुपए जमा करके 100 रुपए जमा कर दिए जाते हैं। शिक्षक, तुम इन रुपयों का क्या करोगे।
श्यामा ने क्या बोला कि मैंने 1-1 रुपए जमा करके 100 रुपए जमा कर लिए हैं। तब शिक्षक उनसे पूछ रहे कि तुम इस रुपए का क्या करोगे। श्यामा जवाब देती है कि गुरुजी, मैं भूकंप पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए धन दे दूंगी। जो भूकंप से पीड़ित जो लोग हैं, जो भूकंप आने पर जिनका घर नहीं है, जिनको खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं उन लोगों को सहायता के लिए पैसे दान दे दूंगी। शिक्षक, बस 2 कार्य अच्छे किए, मतलब तुमने 2 कार्य अच्छे किए। पहला, अपने खर्च से बचे हुए धन का संग्रह किया, और दूसरा, उस संचित धन का भूकंप पीड़ित जनों की सहायता के लिए दान दिया। मतलब शिक्षक बोल रहा है कि हम कौन सा काम उसने अच्छा किया। पहला कि उसने धन को जबरदस्ती खर्च नहीं किया, उस धन को उसने क्या किया, बचा बचा कर रखा है ना, धन को जमा किया, और उस बचे हुए धन का वो क्या कर रही है, दान कर रही है। किसको? जो भूकंप से पीड़ित लोग हैं उन लोगों को। ठीक है। अब अन्य लोगों को जो गुरुजी हैं वो समझा रहे हैं। छात्रों देखो, श्यामा को उसने अपने जेब खर्च के रुपयों का न केवल संग्रह किया है, बल्कि भूकंप पीड़ित के लिए भी उन्होंने दान देकर धन का सदुपयोग भी कर दिया है। अब पुष्कर वहां पर एक स्टूडेंट है, वो बोलता है गुरुजी, धन का संग्रह तो कोषालय या बैंक और डाकघर के माध्यम से भी होता है, कृपया आप हमें इस विषय में बताइए। हमारे घर में हम क्या करते हैं, पापा मम्मी जो पैसा बचता है उसको क्या करते हैं, बैंक में जमा करा देते हैं, या फिर डाकघर में भी अकाउंट खुलता है, वहां पर भी जाके हम पैसों को जमा कराते हैं। अब बच्चे जो है शिक्षक से पूछ रहे हैं कि ऐसा भी कुछ होता है, तो आप हमें बताइए। तब शिक्षक उनको जवाब देते हैं, हाँ छात्रों, देश के आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास के लिए धन आवश्यक होता है। इसीलिए अब गुरुजी से पूछ रहे हैं कि धन प्राप्ति के कौन कौन से साधन है, धन कैसे प्राप्त होता है। धन प्राप्ति के साधन में देखा जाता है कर ग्रहण, औद्योगिक उत्पादन का निर्यात आदि, कोषालय, पत्रालय आदि के द्वारा नागरिक राष्ट्रीय संचय योजना आदि के अंतर्गत धन संग्रह करते हैं। अब अलग अलग जगह से बताया उन्होंने कि धन प्राप्ति के साधन क्या है, कर ग्रहण करना मतलब टैक्स वगैरह से, औद्योगिक उत्पादन का निर्यात मतलब जो यहाँ पर बन रहा है और उनको निर्यात किया जा रहा है, मतलब दूसरे देशों में भेजा जाता है, उससे जो पैसा मिलता है वो। कोषालय मतलब बैंकों के माध्यम से, पत्रालय के माध्यम से, इनके द्वारा क्या करते हैं, नागरिक राष्ट्रीय संचय के द्वारा धन को इकट्ठा किया जाता है। अब राष्ट्रीय संचय योजना क्या होता है और क्यों जरूरी होता है। सरकार ने नगरों में, गांवों में और कोषालय की डाकघरों की शाखाएं स्थापित की, उनमें बालक बालिका, युवक आदि धन संचय करते हैं। इससे डाकघर की सेवा विशेष रूप से उल्लेखनीय। अब सरकार ने क्या किया कि धन संचय करने की हर जगह बैंक को नहीं खोला जा सकता, उसके लिए वहां पर उन्होंने ज्यादातर उन्होंने क्या किया कि गांव में ही डाकघर खोल दिए गए, जहां पर हम अकाउंट खोलकर पैसा जमा कर सकते हैं। अब श्यामा पूछती है कि कैसे हम डाकघर में करें। तो डाकघर के द्वारा संचालित होने वाली अनेक बहुत सी योजनाएं होती है। अब वो कौन कौन सी योजनाएं होती है, तो उन योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है कि एक होती है संचय पुरस्कार योजना, दूसरा होता है संरक्षित संचय योजना, तीसरा होता है भविष्य निधि योजना। ठीक है। तो मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही। अभी मैम कुछ बोल ही नहीं रही। मैम का माइक तो ऑन है ना। मैम बोलेगी तो वहां पर पूरा ग्रीन ग्रीन दिखाएगा। वो पता है। मैम 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 भी
वॉइस आ रही है? यस मैम। यस मैम। समझ में आया सभी को कि राष्ट्रीय धन संचय क्या होता है, संचय करना, पैसों को इकट्ठा करना क्यों जरूरी है? यस मैम। हाँ, तो सभी को पैसों का संचय करना चाहिए, हर किसी को। ठीक है, ज्यादातर पेरेंट्स बोलते हैं ना कि पैसे मतलब आपको एक गुल्लक दिया गया है, इस गुल्लक में आप पैसों को जमा करके रखिए, जरूरत पड़ने पर उन पैसों का यूज हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो मैं आप लोग को बोल रही थी कि जो मैंने ग्रामर क्वेश्चन का नोट्स आप लोग को बताया था, उस नोट्स को मैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दे रही हूँ। ठीक है, ओके मैम। चलिए ठीक है, मीटिंग आप लोगों को नोट सेंड कर। यस मैम। ओके।